साहब, खबरों को जानना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है खबरों को आप समझें, क्योंकि खबर वो सिर्फ नहीं जो आप देखते सुनते हैं। हर खबर के पीछे एक सच्चाई और एक असल खबर भी है। इसी असली खबर को डिकोड करने के लिए मैं पुनीत पाठक आपके साथ हाजिर हूं, जो दिन की जो बड़ी खबरें हैं उसको इस बुलेटिन में डिकोड करेंगे। आप सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की, और सबसे पहले खबरों की शुरुआत रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, जहां प्रदेश कांग्रेस ने 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसका पहला दिन आज था। पहले दिन उदयपुर के नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों को राज्य में कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा हुई। राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का पहला दिन था, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शामिल हुए। इसके साथ ही प्रदेश के दूसरे कांग्रेस नेता भी संकल्प शिविर का हिस्सा बने। शिविर के पहले दिन उदयपुर में हुए नव संकल्प शिविर के निर्णयों को लागू करने पर चर्चा हुई। उदयपुर में जो नव चिंतन शिविर हुआ 3 दिवसीय, उसी के वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। शिविर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के उदयपुर में दिए गए भाषण को दिखाया गया। शिविर को सीएम भूपेश बघेल और पीएल पुनिया ने संबोधित किया। नव संकल्प शिविर का कल दूसरा दिन होगा। कल कई नेता अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे और इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए उदयपुर में हुए फैसलों को अब जमीन पर उतारने का, हकीकत में लाने का वक्त आ गया। छत्तीसगढ़ में इसका क्या और कितना असर होगा, इसको डिकोड करते हैं। अगर विधानसभा चुनाव में 50% टिकट 50 साल से कम उम्र वालों को दिए जाते हैं, जो 50-50 फॉर्मूला है, तो युवा मतदाता पार्टी से जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में। इसके साथ यह फैसला संगठन को और ज्यादा मजबूत करेगा और इसको अमल में कैसे लाना है, इस पर सहमति बनती दिखी। पूरे देश में छत्तीसगढ़ वो अकेला राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत है। अर्थ ये कि जो छत्तीसगढ़ का मॉडल होगा वो बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है और वहां भी जीत की राह को पार्टी को पक्का कर सकता है। अब वक्त आज की एक अहम खबर, इसको जानने का है। खबर जुड़ी है कांग्रेस के आलाकमान यानी शीर्ष नेताओं से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानबाजी का युद्ध फिर तेज है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी को 2 जून यानी कल और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के समन पर राहुल ने बाहर होने का हवाला देकर अभी वक्त मांगा है, जबकि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस केस में ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। साल 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। तो जैसा आप देख चुके हैं, आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 2014 से चल रहा है, यानी ईडी को जांच करते हुए 8 साल हो गए हैं। आज वक्त है देश की जांच प्रक्रिया को भी डिकोड करने का। हमारे देश में कई जांच एजेंसियां हैं और जांच के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया आपको पता है। विडंबना इसको आप कह सकते। जांच में सालों का वक्त लगता है और कोर्ट में भी मामले सालों तक खिंचते हैं। ऐसा हर तरह के मामलों में होता है। सुस्त जांच और लंबी चलने वाली कोर्ट प्रोसेस कतई देश हित में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार आप देखते हैं किसी भी केस में तारीख पर तारीख मिलती है, मामला अटका रहता है, और अगर मामला सियासी है तो इस पर राजनीतिक प्रेशर बनाने का भरपूर स्कोप रहता है, और ऐसा होता भी, यानी एक दल दूसरे पर अपनी सरकार होने की स्थिति में दबाव भी बना सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अब चर्चा करते हैं, जो पूरे देश भर में पार्टी को मजबूत करने निकले। जेपी नड्डा इसी कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए। उनका विमान स्टेट हैंगर पर उतरा, जहां उनका स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए उमड़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश के 2 दिनों के दौरे का आज पहला दिन है। भोपाल की जमीन पर उतरते ही जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वातावरण भी
हमारे पास है और जनता का आशीर्वाद है। इसलिए मित्रों, आप पूरी ताकत से काम में जुटो। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, विपक्षियों पर तंज कसा और बीजेपी की नीति और नजरिए पर विस्तार से बात की। नड्डा एमपी कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। दोपहर लगभग 3 बजे जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्यकारिणी और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की। भोपाल के बाद जेपी नड्डा जबलपुर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो की खास बात ये थी कि ये 3 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा एमपी के लिहाज से क्यों है माना जा रहा है? जेपी नड्डा ने अपने एमपी प्रवास पर किन बातों पर फोकस किया और पार्टी नेताओं के लिए नड्डा का क्या संदेश रहा? नड्डा के इस पूरे दौरे को डिकोड करते हैं। प्रदेश में इस महीने मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव हैं, कार्यक्रम आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी है और ये पहला उद्देश्य है ताकि चुनाव में बीजेपी का परचम लहराए, सारे कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएं। 1.5 साल के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। नड्डा ने प्रदेश सरकार के जो कामकाज हैं, कार्यकाल है, इसकी समीक्षा भी की है और करते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नब्ज को टटोलना इस दौरे का एक और मकसद है ताकि उनको 2023 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने में मदद मिल सके। चलिए, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जेपी नड्डा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने के बाद, उत्साह का संचार करने के बाद, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो सभाएं हो, कितना कारगर रहेगा, कितना असर होगा, ये निकाय पंचायत के चुनाव कुछ महीने में साफ हो जाएंगे कि क्या और कहां स्थिति बन रही। वैसे अगर मध्य प्रदेश में देखें तो आप नगरीय निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम आ चुका है, तारीखें घोषित हो चुकी हैं। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह कर चुके हैं। आपको इस चुनावी प्रक्रिया का डिटेल बताते हैं। जो चुनाव कार्यक्रम आया है मध्य प्रदेश में, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 347 निकायों में चुनाव होने हैं। जो पहले चरण है उसमें 133 और दूसरे में 214 निकायों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण के नतीजे 17 तारीख को आ जाएंगे और दूसरे के 18 जुलाई को आएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, जो 4 अहम निगम हैं, यहां पहले चरण के तहत चुनाव होगा। तकरीबन आप जानते हैं कि 3 साल से मध्य प्रदेश में ये पंचायत और निकाय चुनाव पेंडिंग रहे, टलते रहे। प्रदेश में इन चुनाव को लेकर एक बहस छिड़ी रही और अब चुनावी कार्यक्रम आ चुका है, तो इस बहस के ऊपर एक विराम लग गया। चुनाव कब होंगे ये अब खत्म हो गया। कहने का अर्थ है कि मध्य प्रदेश में कम से कम पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे, ये सवाल डिकोड हो चुका है, ये सवाल खत्म हो चुका है। रुख मध्य प्रदेश का ही है, जहां इन दिनों ठेले पर सियासत है। आप देख रहे हैं बखूबी। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ठेला चला करके लोगों से खिलौने जमा करने का अभियान छेड़े हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने रोजगार के लिए बेरोजगारी का ठेला लगा दिया और सरकार पर कटाक्ष भी किया। कांग्रेस ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बाहर शिवराज बेरोजगार ठेला लगाकर अनूठा प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं से अपनी डिग्री इस ठेले पर जमा करने की अपील की गई ताकि ये डिग्रियां सीएम तक पहुंचाई जा सकें। कांग्रेस का आरोप है कि 30 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय सीएम ठेला चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में रोजाना तकरीबन 1500 युवा बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी दर 10% से ऊपर है। भर्ती परीक्षाएं घोटाले की भेंट चढ़ रही हैं। इस पर कांग्रेस कहती है कि सीएम रोजगार देने के लिए ठेला लेकर निकले, न कि खिलौने जमा करने। शिवराज बेरोजगार ठेला लगाया है और उस ठेले के माध्यम से हमने उन युवाओं बेरोजगारों से मांग करी है कि वो अपनी डिग्रियां यहाँ पे हमें ठेले के ऊपर देके जाएं, ताकि हम शिवराज सिंह चौहान को उनको सच्चाई का आईना दिखा सकें कि किस तरह प्रदेश के अंदर युवा बेरोजगार हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों के हालात सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिलौना अभियान चलाया हुआ है और इसी अभियान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। तो इस तरह एमपी में सरकार और विपक्ष के बीच में खिलौना ठेला वर्सेस बेरोजगार ठेला, इस अभियान की सियासत दिख रही। चलिए अब जरा इस खबर को डिकोड करते हैं, समझते हैं। इस महीने प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव हैं। 2023 में फिर विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस किसी भी मुद्दे को जाने देना नहीं चाहती। बेरोजगारी, महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से सीधे जुड़े हैं, सरोकार हैं। इसीलिए इनके जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और इसमें चूकना नहीं चाहता। कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के विपक्ष उठाकर जनता के बीच पहुंच रहा है। यह बताना चाहता है कि आपके मुद्दे हम उठा रहे हैं। कांग्रेस वही कर रही है और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार सुशासन का दावा करती है। यह देखना होगा कि जनता आने वाले चुनाव में
सरकार के वायदों पर यकीन करती है या जो विपक्ष पॉलिटिक्स कर रही है, जनता के मुद्दे उठाने की बात कहती है, उस पर भरोसा करती है? अब जरा रुख देश की एक अहम और बड़ी खबर का करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिहाज से आज का दिन बहुत खास रहा। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए कई सालों से तराशे जाने वाले पत्थरों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। तस्वीरें राम मंदिर के गर्भगृह के शिलान्यास की हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पूरे विधि विधान के साथ श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला सदन की प्राण प्रतिष्ठा भी की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर की संज्ञा दी। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो रूप होगा, ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही। कुछ दिन पहले राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका था, जिसके तहत चबूतरे का निर्माण हो चुका है। अनुमान के मुताबिक दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद साल 2024 की मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा किए जाने का लक्ष्य है। तो एक जुमला आपने सुना होगा कि तारीख नहीं बताएंगे मंदिर बनाएंगे, इसका नारा लगाते हैं, लेकिन अब तारीख भी बताई जा रही है और इस पर जमकर प्रचार भी हो रहा है। राम मंदिर का मुद्दा दरअसल कई दशकों से देश के सियासी और सामाजिक समीकरणों पर असर डालता है। बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में इस मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी और अहम भूमिका रही। अब जब मंदिर बनना शुरू हो चुका है और 2024 में लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, तो कितना असर पड़ेगा जरा इसको भी डिकोड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक करके इस बात का श्रेय ले सकती है कि उसके कार्यकाल में मंदिर बनना शुरू हुआ, रामलला वहां स्थापित हो गए। अगर पूरा होता है मंदिर, ज्यों-ज्यों बनता जा रहा है, बीजेपी की हिंदूवादी विचारधारा को और मजबूती मिल रही और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलना तय दिख रहा है। वैसे देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली, और ऐसे में राम मंदिर बीजेपी का एक ब्रह्मास्त्र कहना गलत नहीं होगा और इसका सामना विपक्ष को करना पड़ेगा। पर उसकी क्या काट लाएगा, क्या तर्क देगा, ये देखते हैं। चलिए, वैसे महीना बदल चुका है। आज जून की पहली तारीख है। आज जून का महीना शुरू हुआ और एक अच्छी खबर सुनने को मिली। खबर आम जनता से, आपसे हमसे जुड़ी है, लेकिन एक वर्ग से। आज कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई। किचन में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़त के बीच ग्राहकों को एक राहत मिली है। सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 135 रुपए की राहत दी है। गैस की नई दरें 1 जून यानी बुधवार से लागू हो गई। 19 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 135 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई। हालांकि इसका फायदा केवल व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, क्योंकि गैस कंपनियों ने केवल कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम किए हैं। रायपुर की बात करें तो अब कमर्शियल सिलेंडर 2373 रुपए 50 पैसे हो गया है। तो जून की पहली तारीख को साहब थोड़ी सी राहत लेकर आई, लेकिन ये राहत आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ व्यावसायिक सिलेंडर्स की कीमतों में ही कमी की गई है। और जब जब ये कमी की खबरें आती, सबको एक होप होती, उम्मीद होती कि अब हमारा नंबर है, हमको राहत मिले। अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि आखिर गैस सिलेंडर और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। आपके जहन में भी सवाल आता होगा, समझते हैं इसे। दरअसल भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को आईपीपी फॉर्मूले की मदद से तय किया जाता है। भारत बड़े पैमाने पर एलपीजी गैस दूसरे देशों से आयात करता है। भारत में तेल कंपनी सऊदी अरामको की एलपीजी कीमत से ही आईपीपी का एक बेंचमार्क तय होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर को ग्राहक तक पहुंचाने के बीच में समुद्र के रास्ते की ढुलाई, फ्री ऑन बोर्ड, कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी कीमत को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए सीधे तौर के ऊपर इस पर सरकार का नियंत्रण ऐसा कम है। चलिए, वैसे जितनी भी बातें आप कर लें, सबको उम्मीद तो यही कि साहब अब हमारा नंबर आएगा। जैसा मैं कह रहा था कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, लेकिन इन सब के बीच में कुछ खबरें होती हैं जो अचानक से आती हैं और स्ट्राइक करती हैं। और ठीक ऐसी आज एक खबर आई, बात बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की और उनके उस ट्वीट की जिसने खेल जगत से लेकर सियासी गलियारे में खलबली सी मचा दी, और ये कुछ देर तक चला। दरअसल
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कुछ नया करने की योजना बना रहा हूं। सौरव के इस ट्वीट के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर उनके इस्तीफे की अटकलें, चर्चाएं तेज हो गईं। और इसी बीच बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है। आपको बता दें कि गांगुली ने अक्टूबर 2019 से इस पद पर काबिज होकर बीसीसीआई का काम संभाला। वे 39वें अध्यक्ष हैं और जब कभी भी इस तरीके की कोई संकेत वो देते हैं तो ये खबरें उड़ चलती हैं कि क्या वे इस्तीफा दे रहे हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है और अब एक बार फिर यह खबर शाम को बड़ी तेज रही। तो अब तो यह तय है, साफ है कि गांगुली ने फिलहाल पद नहीं छोड़ा, लेकिन अब भी उनके ट्वीट के ऊपर यह चर्चा हो रही है कि आखिर वो नई बात क्या है, उनके ट्वीट को लेकर मायने क्या है, इसे डिकोड करते हैं। क्रिकेट जगत के साथ सौरव गांगुली देश की राजनीति के काफी करीब नजर आते हैं। अक्सर ये खबरें आती रही हैं कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, कदम रखने वाले। पिछले साल बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी तेजी से यह खबर चली थी। गांगुली सियासी पारी शुरू करेंगे, ये सबको लग रहा था, लेकिन तब हार्ट प्रॉब्लम हुई और कयासों पर विराम लग गया। लेकिन अब इस नए ट्वीट से फिर से वही वाली अटकलें दोबारा से लगने लगी कि क्या गांगुली अब सियासी पिच के ऊपर जो है एंट्री करेंगे। वैसे बीसीसीआई के सचिव जय शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और गांगुली के करीबी दोस्त भी हैं। यह माना जा रहा है कि भाजपा गांगुली को राज्यसभा भेज सकती है। तो ये नई शुरुआत क्या इससे जुड़ी हुई है, अभी तो आप अटकलें लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक स्थिति साफ नहीं हो। एक खबर जिसने कई सारे लोगों को बड़ा निराश किया, चिंता में डाला, वो ये रही कि बॉलीवुड के मशहूर गायक केके की मौत हो गई। पूरा देश, उनके फैंस स्तब्ध रह गए। उनकी मौत मंगलवार को हुई और खबरें जो आज आई, जो अपडेट आया, वो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। कल यानी मंगलवार की रात कोलकाता से एक बेहद दुखद खबर आई। खबर मशहूर गायक केके के मौत की थी। केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नत लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको एक निजी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर जैसे ही फैली, देश दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने केके को श्रद्धांजलि दी तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने केके की असमय मृत्यु पर दुख प्रकट किया। दुनिया भर में केके के फैंस के लिए ये बुरी खबर एक सदमे की तरह थी। केके की मौत के मामले में बुधवार को कुछ ऐसे अपडेट्स मिले जो हैरान करने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके चेहरे और सिर पर चोट के निशान थे। सवाल ये, इन निशानों की असली कहानी क्या है? तो साहब, खबर दुखी करने वाली थी, फैंस को थोड़ा निराश करने वाली थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि केके की संदिग्ध मौत से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिनके जवाब मिलने चाहिए। पहली नजर में मौत नेचुरल लग रही थी, लेकिन अब जो बातें सामने आनी वो कई सारे संदेहों को पैदा करती है। बहरहाल, वक्त उन दूसरी वजहों को डिकोड करने का है जो शो के आयोजकों को कटघरे में खड़ा करते हैं। समझें इस बात को। केके की मौत की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन उसके पीछे बदइंतजामी थी, ये साफ तौर पर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने बताया। कंसर्ट में 5000 के करीब लोग पहुंचे, जबकि 2500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। केके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सफोकेशन का शिकार हो रहे थे। एक छोटे से हॉल में ज़्यादा संख्या थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले होटल पहुँचाया गया और फिर वहाँ से अस्पताल ले जाया गया। क्यों ऐसा किया, ये किसी की समझ में नहीं आया। फिलहाल केके की मौत का रहस्य जो है सवालों के साथ देश के सामने है। पुलिस की जांच के बाद ये सवाल क्या सुलझ पाते हैं, ये भी देश समझना जानना चाहता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए, बात जब शक शुबा की हो रही है तो कई सारी वारदातें, घटनाएं हमारे आसपास भी होती हैं। बेटी के भागने के बाद ताना मारने वाले शख्स के पिता ने हत्या कर दी। शक्की प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये सारी घटनाएं कहीं दूर नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घटी हैं, जहां अपराध का ग्राफ चढ़ रहा है। नए रायपुर के अभनपुर इलाके में 10 मई को एक व्यक्ति की लाश मिली थी। लाश निमोरा गांव के रहने वाले कार्तिक की थी। कार्तिक उस युवक का भाई था जिसने कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था। मृतक लड़की के पिता को लड़की के भाग जाने पर ताना मारा करता था, जिससे परेशान होकर लड़की के पिता ने कार्तिक की चाकू मारकर हत्या कर दी। दूसरी घटना भी अभनपुर की है, जहां थनौद चौक पर खड़ी कार में मिली युवती की लाश ने सनसनी फैला दी। प्रेमी ही युवती का हत्यारा निकला। उसे शक था
कि रायपुर में नौकरी करने आई उसकी प्रेमिका का किसी दूसरे युवक से अफेयर है। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्यारों को जेल भेज दिया है, लेकिन आए दिन राजधानी में बढ़ता क्राइम कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। तो इन दोनों खबरों में चिंता एक है। आपने देखा कि करीब 20 दिन में राजधानी के एक ही इलाके में 2 लोगों का मर्डर हो गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ तो लिया, लेकिन ऐसी कार्रवाई से क्या इस तरह के अपराध रुकेंगे, अंकुश लगेगा? ये एक चिंता की बात है। इस खबर को क्यों हमने उठाया, इसको डिकोड करते हैं। दरअसल हत्या की घटनाएं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाती आई हैं। सवाल यह भी है कि आज लोगों में किसी भी वारदात को, अपराधियों में, खास तौर पर इस तरह की मानसिकता वालों में, ऐसे अपराधों को अंजाम देने से पहले पुलिस का कोई खौफ क्यों नहीं है? क्यों आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती हैं और आए दिन अपराध बढ़ रहा है? हमारा सवाल यह भी है कि आखिर कब राजधानी समेत पूरे राज्य को अपराध मुक्त, जिसके दावे बार बार होते हैं, ऐसा किया जाएगा? कम से कम पुलिस का, उसकी पेट्रोलिंग का एक डर रहेगा। बात छत्तीसगढ़ की चलिए तो एक और प्रॉब्लम है, समस्या है जो यहां के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। गजराज ने प्रदेश के कई जिलों में आतंक फिर मचा रखा है। पत्थलगांव के सेमरताल गांव में हाथियों ने 3 घरों को तोड़ा। लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व में 9 हाथियों का दल पहुंचा और इससे लोग भयभीत हैं। छत्तीसगढ़ में 16 हाथियों का झुंड है जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों, खासकर सूरजपुर, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा, बलरामपुर, जशपुर, गरियाबंद और बालोद जिले में विचरण करते रहता है। आज हाथियों के एक दल ने पत्थलगांव के सेमरताल गांव के 3 घरों को तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही आज ही लोरमी में अचानक मार में 9 हाथियों का दल पहुंचा। छत्तीसगढ़ के वन अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में 16 हाथियों का झुंड है, जिसमें कम से कम 307 हाथियों की आवाजाही की सूचना है। यहाँ ये भी जान लें कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में हाथियों के हमले में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो पूरे देश में भारत में 32 हाथी रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हिस्सा हाथियों का कॉरिडोर है। और अब हम उन वजहों को डिकोड करते हैं जिसकी वजह से हाथियों के दल अक्सर इंसानी बस्तियों में आकर भय की वजह बनते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रदेश में जंगली हाथियों के प्रकोप का मूल कारण है जंगलों का दायरा कम होते जाना, जंगलों का घटना, खदानों में अंधाधुंध ब्लास्ट होना ये दूसरी वजह है, रिहायशी इलाकों का बेहिसाब फैलाव होना ये तीसरी वजह है। सब एक दूसरे से लिंक हैं। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि किसानों की फसल हाथियों से बचाने के लिए मधुमक्खियों का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि इस तरह के आधा दर्जन से ज्यादा विकल्प अपनाए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन इनका कोई बड़ा लाभ अब तक हुआ नहीं है। एक ठोस योजना की जरूरत है। गाइडलाइंस जारी होती हैं, लेकिन इसके बाद भी हाथियों का उत्पात ग्रामीणों के लिए एक बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, इसमें कोई शंका नहीं। हाथियों का आतंक वन विभाग कैसे रोकता है, कैसे कंट्रोल करता है, इससे जरूरी है कि इनके लिए कोई एक ठोस योजना बने और जमीन पर आए। इसके लिए इंतजार फिलहाल प्रदेश के वो लोग कर रहे हैं जो इससे प्रभावित हैं। तो न्यूज डिकोड में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे रात को ठीक 8:55 पर दिन भर की अहम खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।